अब ठीक है, वॉइस क्लियर हो? यस कर देना ऑनलाइन वाले, वॉइस क्लियर हो तो। उसमें आ रहा है ठीक, इसमें ठीक है। तो जो बता चुका हूं वो मिस कर चुके हैं ऑनलाइन वाले, क्यों? ये बताया था मैंने, ये पॉइंट डिस्कशन कर रहे थे हम कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में घोषित किया है किसको? भारिया जनजाति को राज्य सरकार ने। तो अभी मैं बताया हूं जस्ट कि राज्य सरकार ने कुल 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों की कैटेगरी में रखा है। उनमें पहली जनजाति हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में कौन सी थी? पहली कौन सी थी? बैगा। दूसरी हमने कौन सी देखी? भारिया। दूसरी जनजाति कौन सी देखी है? भारिया। एंड थर्ड हम देखेंगे आगे सहरिया। ये तीनों क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई हैं मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। क्लियर है? कोई डाउट, कंफ्यूजन तो नहीं होगा? अगर आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे पिछड़ी जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई है, ठीक है, तो इन तीनों में से एक ना एक आपको ऑप्शन मिलेगा, हमें उसी को टिक करना है। कौन कौन सी होंगी? बैगा, भारिया एंड सहरिया। ठीक है, अब देखते हैं, हमारा वापस लौट के आते हैं भारिया जनजाति पे। तो भारिया शब्द का वास्तविक अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव, क्योंकि ज्ञान का अभाव है इसलिए तो क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित है। और निवास की अगर हम बात करें, देखो हमने कुछ पॉइंट डिस्कशन किए थे जब जनजाति शुरू की थी कि सबसे पहले क्या देखेंगे? थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे उस जनजाति के बारे में। उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग देखते थे कि लोकेशन, कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस लोकेशन पे वो जनजाति पाई जाती है। जैसे कि हमने भीलों के बारे में देखा था, भील कहां मिले थे? झाबुआ, अलीराजपुर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में। इसी तरीके से हमने क्या देखे? कोल देखे। कोलों की बात की तो कहां मिले थे हमें? रीवा, सतना, सींधी, सिंगरौली वाला जो बेल्ट था, मिले थे कि नहीं? इसी के साथ हमने बैगा जनजाति देखी, वो किस हिस्से में थी? दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, मतलब बालाघाट, मंडला वाला, डिंडोरी वाला जो इलाका था, वहां कौन सी जनजाति देखी थी हमने? बैगा देखी थी। अब इसी तरीके से हम लोकेशन देखेंगे किसकी? भारिया जनजाति की, कि किस एरिया में सर्वाधिक भारिया जनजाति मिलेगी देखने को, तो वो स्थान होगा छिंदवाड़ा। ठीक है, कौन सा स्थान होगा? छिंदवाड़ा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 1 बाय 1, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छिंदवाड़ा, इस छिंदवाड़ा जिले में एक जगह का नाम है पातालकोट। जगह का क्या नाम होगा? पातालकोट, जो कि पर्वत और घाटियों से घिरा हुआ जंगली क्षेत्र है। और यहां पर जितनी मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति पाई जाती है, उसके 80% लोग यही रहते हैं पातालकोट में। फिर से सुनना, भारियाओं की जब भी बात होगी तो कौन सा नाम निकल के आएगा? पातालकोट। कौन सी जगह का नाम आएगा? पातालकोट। ठीक है, पातालकोट फेमस है किसके लिए? भारिया जनजाति के लिए। जिला पूछ ले तो कौन सा जिला होगा? छिंदवाड़ा। इसलिए अत्यधिक फेमस है क्योंकि जितनी भी भारिया जनजाति संख्या में, मान लीजिए कि 100 भारिया लोग हैं, मध्य प्रदेश में कितने रहते हैं? 100, तो उसमें से 80-85 भारिया लोग कहां मिलेंगे आपको? छिंदवाड़ा, पातालकोट वाले इलाके में। क्लियर है? इसलिए भारियाओं का निवास स्थान मुख्य रूप से कौन सा जिला है? छिंदवाड़ा का पातालकोट। ठीक है, समझ में आया? एक संकरी घाटी है, दोनों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई, और मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान कहा जाता है पातालकोट को। समझ में आ रहा है? इतना घना जंगल है, इतनी नीची खाई है कि वहां पर सूर्य की रोशनी जो है दिन भर में 2 या 3 घंटे के लिए ही पहुंचती है। समझ में आ रहा है? तो अपनी छोटी से छोटी एक्टिविटी या छोटी से छोटी जरूरत के सामान को पूरा करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है भारिया जनजाति को। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विशेष पिछड़ी जनजाति। और इसीलिए इसको एक शब्द दिया गया है जंगलियों का भी जंगली, जो आगे देखेंगे हम। ठीक है, याद रखना ये। तो मुख्य रूप से कौन सा जिला होगा? छिंदवाड़ा। अब मुझे बताओ, क्या छिंदवाड़ा ने ठेका लेकर रखा है कि पूरे भारियाओं को हम इकट्ठा करेंगे? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अन्य जिलों में कुछ जनजाति के लोग इसके पाए जाएंगे, तो उन्हीं में कौन सा होगा? जबलपुर, मंडला और सिवनी। ये चूंकि छिंदवाड़ा के से सटे हुए आसपास के जिले हैं, तो कुछ जनजातियां यहां से निकल के जबलपुर, मंडला और सिवनी में भी आकर बस गई। समझ में आया? क्लियर है? मुख्य रूप से जिला कौन सा होगा भारियाओं के लिए? छिंदवाड़ा। लेकिन छिंदवाड़ा के अलावा भी इससे जो सटे हुए इलाके हैं, जैसे कि जबलपुर, सिवनी, ठीक है, यहां पर भी कौन सी जनजाति होगी हमारी? भारिया। मुख्य रूप से छिंदवाड़ा होगा, ये क्लियर है? ठीक है, इसलिए मैंने ये फिगर बताया 80% वाला।
नेक्स्ट, छिंदवाड़ा के पातालकोट में मुख्यतः निवासरत हैं, अभी क्लियर हो चुकी है ये बात। अब देखते हैं इनकी उपजातियां, क्योंकि हर जनजाति हमने देखी तो उसकी उपजातियां पहले से देखते हुए आ रहा है। इसी तरीके से भारियाओं की उपजाति की बात करें तो पहली उपजाति होगी भूमिया। ठीक है, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद नहीं भी करोगे तो ऑप्शन देख के हमें ये समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भारिया में भा है और भूमिया में भी भा है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है भूयार। ठीक है, तो यहाँ भा और भा का कॉम्बिनेशन चलेगा, तो इसको भी ऑप्शन में मिलेगा, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा याद रखना बस। ठीक है, तो भूमिया और भूयार बस आपको याद रखना है। पेड़ों, क्योंकि ये घने जंगलों में रहते हैं, अभी मैंने बताया है पेड़ों के बीच में रहते हैं, तो भूमिया, भूयार और पेड़ों आप किसी अलग लॉजिक से याद रख सकते हो, मैंने ये बता दिया। ठीक है, जिसको जैसा ठीक लगे अपना बना लेना। तो क्लियर है। उपजाति की बात करें तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हमें देखने को मिलेगा या हमसे पूछ लेगा कि भूमिया किस जनजाति की उपजाति है, ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? भारिया, बेगा। ठीक है, इस तरीके से मिल सकता है। देखो, अब हो सकता है भील भी मिल जाए, लेकिन अगर भील हमने अच्छे से याद कर ली, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी वहां, तो फिर ऑटोमेटिकली उसको आप अलग कर दोगे भील को। तो क्लियर है, या तो इनको ठीक तरीके से याद कर लो, या फिर भील वगैरह या जो अन्य जाति जो शुरू में मैंने डीप में पढ़ाई है उनको अच्छे से याद कर लो। क्लियर है, तो भूमिया, भूयार और पेड़ों, ठीक है, ये होंगी वो भारिया जनजाति की उपजाति। नेक्स्ट अगर बात करें हम इनका नृत्य नृत्य की बात करें तो इसमें कौन सा आता है? भड़म, सैतम, कर्मा और सैला। क्लियर है, इनका नाम कर्मा और सैला का नाम हम पहले देख के आ चुके हैं, लेकिन भड़म और सैतम ये हमारे लिए नया है, क्योंकि भारिया जनजाति में ये काफी प्रसिद्ध है। कौन कौन सा नृत्य? भड़म, सैतम, कर्मा और सैला। अगर पर्व की बात करें तो पर्व में देखें विधरी पूजा, ठीक है, नवाखानी, दीपावली, होली और ज्वारा। क्लियर है, ये कुछ पर्व हैं जो भारिया जनजाति में काफी लोकप्रिय हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सा? बिधरी और नवाखनी। ठीक है, दीपावली, होली, ज्वारा ये तो कॉमन होता है। नेक्स्ट देखते हैं देवता। देवताओं की बात करें तो दूल्हा देव, बूढ़ा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, तो ये सब पहले पढ़ के आ चुके हैं। मोस्टली ये कॉमन चीज निकलती है हमारी जनजाति के लिए। ठीक है, सब देवता लगभग एक से, एक दो में अंतर आ जाता है, जैसे यहाँ नारायण देव आ गए। ठीक है, दूल्हा देव, बूढ़ा देव ये तो पहले भी देख के आए हम। भारिया जनजाति दहिया खेती करती है। कौन सी खेती करती है? दहिया खेती करती है। अच्छा, यही खेती से पूछे, अगर आपसे पूछ ले कि भील जनजाति कौन सी खेती करती है, तो कौन सी? चिमाता। बेगा कौन सी करते हैं? बेबार। बेगा कौन सी करते हैं? बेबार। उसके बाद कोल देखा था, तो चूंकि कोल जनजाति मुख्य रूप से खेती पर निर्भर नहीं है, वो भी कौन सी खेती कर? लाख वगैरह की। ठीक है, तो वहां नहीं देखा था। अगर आपसे भारियाओं की पूछेगा तो कौन सी खेती? दहिया। ठीक है, इनके समाज के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। इनके समाज का जो मुखिया होगा उसको क्या कहेंगे? पटेल कहेंगे। और फिर वही बात निकल के आती है कि जब 1981, ध्यान से सुनना फिर लिखना, 1981 1981 की जब जनगणना हुई, तो जिस जनगणना में जनजातियों को शामिल किया गया, तो सब जनजातियों के बारे में देखा गया कि कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से किस स्तर पर है। ठीक है, तो 1981 की जनगणना में जब आंकड़े सामने आए, इनकी स्थिति देखने को मिली, तो इनके लिए एक शब्द दिया। वो शब्द कौन सा था? जंगलियों का भी जंगली। अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले बताया था, जंगलियों का भी जंगली किस जनजाति के लिए प्रयोग किया जाता है? भारिया जनजाति के लिए शब्द यूज होता है। या मैं कहूं कि जंगलियों का जंगली कौन सी जनजाति के लोग कहते हैं? भारिया। क्लियर है, कहां मिलेंगे देखने को सर्वाधिक? कौन सी जगह होगी? कौन सी जनजाति जगह कौन सी होगी? पातालकोट। ठीक है, और उसके साथ में कौन सा जिला होगा? छिंदवाड़ा जिले के अलावा जबलपुर, सिवनी। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत मंडला साइड भी, लेकिन मुख्य रूप से जबलपुर और सिवनी भी देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो अगला ट्राइब्स होगा हमारा गोंड। कौन सा होगा? गोंड। चलो मैप ड्रॉ करो, खाली मैप ड्रॉ करो जल्दी। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपना जो कॉपी बनाए हुए हैं उसको ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो अपना जो रफ कॉपी है उस पर ब्लैंक मैप ड्रॉ करो। एमपी का ब्लैंक मैप ड्रॉ करो जल्दी, 1 मिनट का समय है आपके पास।
कर लिया, एक और कर ले। हो गया ड्रॉ। चलो सबसे पहले देता हूं मैं भील जनजाति, आपको जिले नहीं करना है यार, ठीक है, वहीं जिस लोकेशन में वो पाए जाते हैं उतना उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है, उसको गोला बना देना भाई। भील जनजाति, इतना एरिया कवर कर दो कि जो जिले आपने पढ़े हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाए। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक उदाहरण के लिए बता देता हूं, जैसे भील जनजाति मैंने बताया था, तो मैंने कौन सा एरिया बताया था, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, तो मैंने इसको ऐसा कर दिया, यहाँ कौन सी जनजाति लिख दी, भील। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखिए बैगा, जो मैंने बैगा की लोकेशन बताई थी, बैगा जनजाति ड्रॉ करिए और लिखिए उसको। हो गया बैगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जनजाति थी कोल, कोल, ठीक से बना लो उसको। ठीक है, कौन सी बताई थी मैंने, बैगा जनजाति, दक्षिण पूर्वी, उसके बाद में कोल, ठीक है। नेक्स्ट हमने कौन सी जनजाति पढ़ी, बारिया, तो कौन सा इलाका होगा, लोकेशन क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। कौन देखा, कुछ मध्य प्रदेश तो कॉपियों में ऐसे देखने मिले हैं कि मध्य प्रदेश खुद का शकल देख कर पहचान ना भूल जाए। हाँ, क्यों, 3-4 कॉपियों में मैं पैसा देखने को मिला है, क्या ही क्या है, कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं उसका रियलिटी से, सिर्फ पेन चला है कॉपी पे, जैसे जैसे मन में आता गया हम बनाते गए। क्यों, दो कारण हो सकते हैं, या तो वाकई में बचपन में ड्राइंग ना क्लास की हो, ठीक है, और दूसरा मुझे नीचे उतर के आते हुए देख लिया हो तो जल्दी जल्दी लाइन जो खींचनी है, ठीक है, तो सर कह तो देंगे कि मेहनत तो की है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आगे ट्राई करना। ऐसा ही हुआ है? एक तो वो पीछे पूछा, अच्छा सर कॉपी में बनाना है, कहाँ बना लिए थे, हाथ पे? ट्राई किया करो, इसलिए बनवाता हूं ताकि इन सब चीजों में छोटा मोटा जो डाउट होता है वो हो ही ना, कम से कम ये चीज यहीं क्लियर हो जाए, बाकी जो पर ये है ये तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। कम से कम ट्राई करो, रट्टा मारने की जो तकनीक है उसको कम कर दो, जहां जरूरत है सिर्फ वहीं चलाओ उसको। अगली जनजाति कौन सी है, गोंड। नेक्स्ट कौन सी होगी, गोंड। अब थोड़ा इस जनजाति के बारे में देखना, लिखना बाद में। गोंड शब्द की उत्पत्ति,
कौन से शब्द से हुई है? तेलुगु भाषा का गोंड शब्द है। ध्यान से सुनना, गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? तेलुगु। कौन से राज्यों में होगी वो? हमारे आंध्रा और तेलंगाना जो रीजन होगा यहाँ पर बोली जाती है कौन सी भाषा? तेलुगु। कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। इसी तेलुगु भाषा का शब्द है गोंड। तेलुगु भाषा का शब्द है गोंड। इसी शब्द से क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है गोंड शब्द की। और इस गोंड का मतलब होता है पहाड़ तथा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्ति। फिर से सुनना, तेलुगु भाषा का शब्द कौन सा है? गोंड। इसी गोंड शब्द से उत्पत्ति हुई है हमारी गोंड जनजाति की या गोंड शब्द की। समझ में आया? इस गोंड शब्द का मतलब क्या होता है? जंगल या पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले निवासी। ठीक है, तो अच्छा, इसकी जब उत्पत्ति कौन सा शब्द से हुई है? तेलुगु। ठीक है, तो क्या इन्हें मैं कह सकता हूं कि ये द्रविड़ या दक्षिण भारतीय है? बोल सकता हूं ना। क्यों? क्योंकि इसलिए मैंने लोकेशन बताई है कि जो तेलुगु भाषा है वो आंध्रा और कहां होगी? तेलंगाना में। आंध्रा और तेलंगाना। और जस्ट मैंने बताया था कि जो भारत का दक्षिण वाला पार्ट है, ये जो राज्य है, इनको क्या कहा जाता है? द्रविड़। द्रविड़ भारतीय राज्य। क्या कहते हैं इनको? द्रविड़ भारतीय राज्य। तो तेलंगाना, आंध्रा इसमें आते हैं। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो गोंड जनजाति है मूलतः कहां की है? द्रविड़ या दक्षिण भारतीय है। ठीक है, और इसके लिए कहा जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलियन। क्या कहते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलियन या द्रविड़ दक्षिण भारतीय शब्द इसके लिए यूज किया जाता है। कौन सी जनजाति के लिए? गोंड। समझ में आया? फिर देखना इसकी उपजाति। फिर से सुनना, भील जनजाति की बात करें तो भील किस शब्द से लिया गया? भील। दो भाषाएं देखी थी, एक संस्कृत और दूसरा कौन सी? याद आया कि नहीं? वहां भी द्रविड़ भाषा थी कि नहीं? ठीक है, द्रविड़ भाषा का कौन सा शब्द था वहां पर? कौन सा? भील। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कौन सा शब्द है द्रविड़ भाषा का? गोंड। समझ में आया? वहां भील का मतलब क्या होता था? धनुष। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अब देखते हैं इसकी उपजातियां। उपजाति की बात करें तो वन बाय वन, नोट मत करना, सबसे पहले मैं बोलता जा रहा हूं फिर नोट करते जाना। उसमें पहली होगी प्रधान या प्रधान। पहली उपजाति कौन सी होगी? प्रधान। किसकी होगी ये? गोंड की पहली उपजाति। दूसरी होगी अगरिया। ये हमारे यहां देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और ये मुख्यतः उपजाति किसका काम करती है? लोहे का काम करती है। ठीक है, तो पहली कौन सी? प्रधान। दूसरा अगरिया। तीसरी ओझा। तीसरी कौन सी होगी? ओझा। ये भी कौन सी जनजाति है हमारी? गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति की उपजाति मुख्यतः झाड़ फूंक तंत्र विद्या वाला काम करते हैं। कौन से? ओझा जनजाति उपजाति वाले लोग। ठीक है, शोलहार। कौन सा? शोलहार। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जनजाति कौन सी होगी? सोलहर। नगारची। ठीक है, नगारची के साथ मरकाम। ये शब्द सुना होगा, एक राजनीतिक व्यक्तित्व काफी फेमस है। ठीक है, मरकाम। और मरकाम के बाद कुछ इसमें कैटेगरी होती है, राजगौड़, धुरगौड़। ठीक है, इसमें कुछ कैटेगरी भी होती है। सबसे ऊपर राजगौड़ होते हैं, उससे नीचे दुर्गुण होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है अभी? उपजाति। तो उपजाति में पहली कौन सी देखी हमने? पहली कौन सी देखी? प्रधान। ठीक है, दूसरी कौन सी देखी? अगरिया। तीसरा ओझा, सोलहार, नगारची और मरकाम। ठीक है, ये तीन शब्द तो आपने सुने होंगे। सुने हैं कि नहीं सुने? और ये भी सुना होगा अगर थोड़ा बहुत राजनीति में इंटरेस्ट लेते हो तो। ठीक है, मरकाम भी सुना होगा। सुना है ना? अब याद कौन से करने हैं? सोलार और नगारची। क्लियर है? कोई डाउट? क्षेत्र की बात करें फिर वही लोकेशन आ जाता है, तो ध्यान से रखना इनका कोई एक स्पेसिफिक जिला नहीं है। गोंड जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के आसपास का जो रीजन है, पूरा जो क्षेत्र है वहां का, वहां पर हमें देखने को मिल जाएगी हमारी कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। देखो, प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यतः नर्मदा के दोनों किनारे,
मतलब ये अगर नर्मदा जी जा रही है तो ये वाले किनारे पर और इस वाले किनारों पर दोनों तरफ हमें जनजाति देखने को मिल जाएगी। कौन सी? गोंड जनजाति। ठीक है। और क्योंकि मुख्य रूप से जिले कवर कर लेती है नर्मदा जी, तो उसके आसपास का जो नर्मदा का इलाका है वहां सभी जिलों में किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई गोंड की उपजाति देखने को हमें मिल जाती है। तो अगर क्षेत्र पूछे तो गोंड का क्षेत्र कौन सा होगा? नर्मदा के दोनों किनारों वाला क्षेत्र। ठीक है। और बिंद एवं सतपुड़ा क्षेत्र पर ये निवास करती हैं। अब इसको याद करने की जरूरत है नहीं। नर्मदा के दक्षिण में जाओगे तो सतपुड़ा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर जाओगे तो विंध्य। तो इन दोनों में ही निवास करती है हमारी कौन सी? गोंड जनजाति। ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है डांसिंग का नृत्य। नृत्य की बात करें तो गोंडी पहला नृत्य, नाम से ही है गोंडी नृत्य। दूसरा आता है सैला, ये कॉमन है, 3-4 जनजातियों में देख के आए हैं। ठीक है। उसके बाद सुआ, सैला, सुआ, कर्मा, विरछा, वड़ोनी। फिर से सुनना, गोंडी, गोंडी अलग से याद करो, सैला, सुआ, कर्मा, विरछा, बड़ोनी। ठीक है। उसके साथ रीना, कहरवा, गाछो और रैला। ये तभी याद होंगे जब अलग से लिखोगे, 8-10 बार इनको पढ़ोगे। सोचो कि यहां से हम एक बार में बिल्कुल रट के चले जाएं तो वो होने वाला नहीं। समझ में आया? कुछ याद कर लो। पहला कौन सा होगा? गोंडी। सैला हम देखते आ रहे हैं, कॉमन है। ठीक है। उसके अब एक बात याद रखना, बहुत डीप में पूछेगा तो ही आपसे पूछेगा बड़ौनी नृत्य किस जनजाति का है, रीना नृत्य किस जनजाति का है। बहुत डीप में जाएगा तो नहीं। प्रश्न ऐसे बनता है कि सैला नृत्य जो है मुख्य रूप से किन जनजातियों का नृत्य है? समझ में आ रहा है ना? तो हो सकता है उसमें से, अब देखो कॉमन मिलता है तो हो सकता है 3 नाम वही ऑप्शन में दे दे, गोंडी, बारिया, गोंड, बारिया, इस तरीके से बहेगा। ठीक है। तो ये क्या है, क्यों इससे प्रश्न बनेगा? क्योंकि ये कॉमन है। ये लगभग हम 3-4 जनजातियां, 5 जनजातियां अगर हम पढ़ के आए तो 3 में हम ये देख चुके हैं। तो जो कॉमन निकल के आ रहा है थोड़ा उस पर फोकस करना। ठीक है। अब ऐसे भी पूछ सकता है सैला नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, ऑप्शन में रख देगा जनजातीय नृत्य। ठीक है। तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं कि सैला कॉमन है। अब आते हैं देवता में, तो अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं। बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव। ठीक है। इनके तो कम ही है, 3 पे ही विश्वास करते हैं, बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव। ठीक है। नेक्स्ट आता है इन जनजाति में क्या चलती है? घोटोल प्रथा चलती है। ये यहां थोड़ा रुकने की जरूरत है हमें। कौन सी प्रथा देखने को मिलती है? घोटोल प्रथा देखने को मिलती है और इसी की ही एक उपजाति है। इस गोंड जनजाति की एक उपजाति है जो हमारे मध्य प्रदेश में तो कम देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं मुरिया। क्या कहते हैं? मुरिया। छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है यहां पर देखने को मिल जाती है मुरिया जनजाति, मध्य प्रदेश में कम देखने को मिलती है। तो गोंड की ही एक और उपजाति कौन सी? मुरिया। इन दोनों में फेमस है और वर्ल्ड फेमस, इसे हम ये भी कह सकते हैं, विश्व प्रसिद्ध है इनकी कौन सी प्रथा? कहीं कहीं कहते हैं गोटुल और इसको कहते हैं घोटुल भी। कौन सी? अरे बता रहा हूं, सब्र पकड़ ले हैं क्या होता है। ठीक है। तो घोटुल प्रथा क्या है? फेमस है। कई बार प्रश्न पूछा है घोटुल प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है, या किस जनजाति में मुख्य रूप से इसका विस्तार देखने को मिलेगा? तो कौन सी? अगर ऑप्शन में गोंड और गोंड के साथ साथ में मुरिया भी है तो आंसर होगा मुरिया। ठीक है। अगर गोंड अकेला है तो गोंड और मुरिया अकेला है तो मुरिया। समझ में आया? तो मुरिया जनजाति में भी क्या देखने को मिलती है हमें? घोटुल प्रथा देखने को मिलती है। अब एक लेखक थे, क्या नाम था उनका? बेरियार एल्विन। क्या नाम था? याद रखना फिर से, बेरियार एल्विन नाम के एक लेखक थे जो किस पे रिसर्च करते थे? जनजातियों के बारे में, जिन्हें जानने का शौक था, रिसर्च करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी है मुरिया एंड देयर गोटुल, मुरिया और उनका गोटुल। समझ में आया? इतनी फेमस प्रथा है ये कि इस पे किताबें लिखी गई हैं, वो भी किससे? विदेशी लेखकों के द्वारा। मुरिया जनजाति भारत की सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। अभी पिछड़ी हमने कौन कौन सी देखी? एमपी की बैगा, बारिया और सैरिया। लेकिन मुरिया जो है, मुरिया कैसी है? भारत की सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति होने के साथ साथ
मध्य प्रदेश। अब ये आ गई गोंड वाली बात। ये कौन सी जनजाति की बात हो गई? गोंड। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति होने के साथ साथ मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। अब आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़े ट्राइब्स कौन से हैं? गोंड। कौन से होंगे? गोंड। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ट्राइब्स? भील। मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े ट्राइब्स कौन सी जनजाति? गोंड। और तीसरी कौन सी होगी? कौन सी? बता चुका हूं कि नहीं बता चुका? ठीक है, क्लियर। भारत की बात होगी तो पहले नंबर पर गोंड, अगर मध्य प्रदेश की बात होगी तो पहले नंबर पर भील और गोंड दूसरे नंबर पर। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड जनजाति। यहां थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ध्यान से सुनना। अगर इंडिविजुअली बात करें आपसे कि सबसे अधिक जनजाति किस जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में होंगे, तो कौन सा होगा आंसर? राइट आंसर होगा हमारा भील। लेकिन अगर जनजातीय समूह की बात करेगा तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा होगा? वो होगा गोंड। जनजातीय समूह की बात करेगा तो कौन सी जनजाति होगी? गोंड। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनजाति का लगभग 33.25 मतलब 33% के करीब गोंड जनजाति का हिस्सा था। अब ये फिगर ऐसे भी देख लो कि आई थिंक अगर मैं राइट हूं तो लगभग 38 से 40% के आसपास पाई जाती है भील एमपी में। ठीक है, और लगभग हम मान लेते हैं 34% कौन सी जनजाति हो गई? गोंड। टोटल कितना हुआ? कितना हो गया टोटल? 74 से 75% से कौन सी जनजाति देखने को मिली? दो, भील और गोंड। और बाकी में जितनी हमने पढ़ी है 25 में वो आ जाए। हाँ जी, हाँ मैं बता देता हूं फिर से। देखिए, अगर आपसे पूछ ले इंडिविजुअली किस संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जो जनजाति होगी, सबसे बड़ी जो जनजाति होगी वो कौन सी होगी? भील। मतलब इस प्रकार के जो लोग पाए जाएंगे मध्य प्रदेश में वो सबसे ज्यादा किस जनजाति के होंगे? इंडिविजुअल। किसके होंगे? भील के। तो इस आधार पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। लेकिन अगर समूह के आधार पर पूछ लेगा तो, समूह के आधार पर पूछ लेगा तो गोंड, उपजातीय समूह के आधार पर। ठीक है, ऐसे भी याद करना क्योंकि सबसे अधिक उपजातियां इसकी और उनको समूह के आधार पर पूछेगा तो कौन सी जनजाति होगी? गोंड। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो एक अभी मैंने बताया था घोटुल, इसको थोड़ा डीप में समझने की जरूरत है, अगली स्लाइड पे वही आएगा। क्लियर। तो क्या देखा था? बैरियर एल्विन ने क्या लिखा? क्या नाम था? मुरिया एंड देयर, मुरिया और उनका घोटुल। तो क्यों इतना फेमस है भाई, इसको देखने की भी जरूरत पड़ेगी हमें घोटुल की। ठीक है, तो आ गई हमारी क्या? घोटुल प्रथा। अब सबसे पहले तो ये देखो कि घोटुल होता क्या है। यहां से ध्यान हटा के इस पे ध्यान लगाओ। क्या देखा है यहां पर? क्या देखने को मिला? झोपड़ी और ये तो तूने पढ़ के बताया। ठीक है यहां वहां मत पढ़ो, वो मैं समझा भी दूंगा, सिर्फ दिमाग लगाओ थोड़ा, इसमें क्या अलग से देखने को मिल रहा है? लकड़ी देखने को मिल रही, देख नहीं रहा? लो, साइडों में बांस दिख रहा है सर, नीचे मिट्टी दिख रही है, ऊपर झोंपड़ी दिख रही है, और चलो अब समझते हैं इसको, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या दिखा कि भाई एक कोई क्षेत्र है भूमि का, उस पर क्या हुआ है कि बांस से क्या बना है? बाड़ा बना हुआ है चारों तरफ से। ठीक है, क्या बना है? बाड़ा। एक एंट्री गेट है, एक क्या है? एंट्री गेट। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसको कहा जाता है क्या? टटा। नहीं सुना? टटा ही बोलते हैं ना, जिसमें क्या कांटे लकड़ियां लगा दी जाती हैं और उसको क्या, जो मुख्य तरफ से चारों तरफ से कांटे लगे हुए हैं उसी को गेट बनाकर उसको क्या बोलते हैं? टटा। तो यहाँ क्या लगा है? ये टटा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं गेट। ये गेट है। अब अंदर देखना कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसे कि ये इस तरीके से एक खुली दैलान बनी हुई है, दिख रही है क्या? दिख रहा है कि नहीं?
उसके बाद में एक अंदर से चारों तरफ से दीवालों से बंद एक घर है, ये वाला देखा, इसी के समान एक और स्ट्रक्चर है। तो इसे कहते हैं हम गौंड या मुरिया जनजाति का विश्वविद्यालय। ये इनकी क्या है, यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब तरीके से एंट्री लेते हैं इसमें। अब पहुंच गए हम यूनिवर्सिटी के बाहर, ये है यूनिवर्सिटी का गेट। अब कैंपस में एंट्री होगी, ठीक है, तो ये हो गया हॉल। समझना, ये उनके लिए, अब तुम लोगों को हंसी आ रही है, ठीक है, समझने के, उनके लिए सेम है, जैसे तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटियां होती हैं, उनके लिए ये यूनिवर्सिटी है। ये क्या हो गया उसका हॉल। यहाँ क्या होंगे हॉल में, सामाजिक कार्यक्रम होंगे, ठीक है, नृत्य संगीत क्रियाएं होंगी। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के जहां भीड़ भाड़ होगी, जहां एक साथ सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम करना है, कोई बैठक करना है, हर गांव में, या हो सकता है 2-4 बड़े गांव में, इस तरीके का एक होटल नामक प्रथा के लिए एक जगह होती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। इस वाले जो डिपार्टमेंट में क्या होगा, गांव से संबंधित मुख्य रूप से निर्णय लिए जाएंगे। कोई समस्या है उनका सॉल्यूशन कहाँ होगा, यहीं बैठक होगी, यहीं पंचायत लगेगी, किसमें, इस वाले हॉल में। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी है तो छात्र छात्राएं भी रहेंगे। क्या रहेंगे, छात्र और छात्राएं, उनसे संबंधित जो कार्यक्रम होंगे। अब जैसे कि जरूरी थोड़ी यूनिवर्सिटी में क्या सिर्फ पढ़ाई होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाइयां होती हैं, नहीं होती। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना, रंगमंच वाले, ठीक है, नृत्य प्रतियोगिताएं होती हैं, संगीत वादन होता है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, एक कोई छात्र या छात्राएं होंगी या उनका समूह होगा, ऑडियंस होगी, तो ये सब क्रियाएं कहाँ होंगी, इस हॉल में। इसके बाद में फिर छात्रावास होते हैं कि नहीं, हॉस्टल्स वगैरह, उनकी सुविधा भी इनके लिए मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट उसके साथ में क्लासेस भी लगती हैं उनकी, जहां पर किसकी शिक्षा दी जाएगी, मुरिया गौंड जनजाति से संबंधित जो प्रथा है, जो उनकी शैलियां हैं, कलाकृतियां, उनकी शिक्षा कहां दी जाएंगी, इस पूरे घोटुल विश्वविद्यालय। समझ में आया। तो एक तरीके से कहें तो इसमें जो आधुनिक या अभी की जो यूनिवर्सिटी में जो सुविधाएं दी जाती हैं छात्रों को पढ़ने की, सांस्कृतिक चीजों को सीखने की, वो सब यहां दी जाती है घोटुल में। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए ये विशेष है क्योंकि सब जनजातियों में से ये मुरिया और गौंड में ही देखने को मिलता है कि वहां पर यूथ जो है उनका, उसको उनकी जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो शिक्षा पद्धति चली आ रही है, जो क्रियाएं चली जा रही हैं, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट या गुरुकुल बना करके जो नवयुवक या जो युवतियां होती हैं या यूथ जो उनका होता है, उसके लिए शिक्षा दी जाती है। इसलिए फेमस है क्या, गोटुल। ठीक है, क्योंकि मुख्य रूप से अन्य जनजातियों के अलावा यहाँ ये देखने को मिलता है जहां पर शिक्षा पर इतना फोकस है। क्लियर है। तो यहां पर जो पढ़ते हैं लड़के, ठीक है, उनको कहते हैं चेलिक। क्या बोलते हैं, चेलिक। लड़कों को क्या बोलेंगे, छात्र जो स्टूडेंट होंगे उनको क्या कहेंगे, चेलिक। याद रखना, वो जो छात्राएं होंगी, कौन होंगी, छात्राएं, उनको कहेंगे मोटियार। क्या कहेंगे, मोटियार। तो जो लड़कियां होती हैं जो शिक्षा प्राप्त करती हैं यहाँ पर, उनको क्या कहते हैं, मोटियार। और जो लड़के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चेलिक। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले पॉइंट पे। गोटोल को जनजाति का क्या माना जाता है, विश्वविद्यालय। अभी देख के आए हम, जहां मुरिया गौंड जनजाति की क्या दी जाती है, विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। यहाँ बांस की झोपड़ी के रूप में बने कई घर होते हैं, सब देख लिया हमने। क्या ये पढ़ने की अब जरूरत है, नहीं। यहाँ लड़कों को क्या कहते हैं, चेलिक, और लड़कियों को क्या कहते हैं, मोटी। ये भी हम देख लिए हैं। साहू जी समझ में आ गया, गोटुल जाओगे पढ़ने, चेलिक बनने जाओगे, एडमिशन की प्रक्रिया लेना है एडमिशन, तो सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, गौड़ बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या, जंगल में रहना पड़ेगा। रह लोगे, रह लोगे, अब जवाब नहीं है सर। कोई डाउट यहां तक, समझ में आ गया। तो आपसे पूछ ले
कि जनजाति का विश्वविद्यालय, गौंड जनजाति का विश्वविद्यालय किसे कहेंगे? किसको कहेंगे? बैरियर एल्विन ने कौन सी किताब लिखी है? मुरिया एंड देयर गोटुल। ठीक है, गोटुल क्या क्या कौन कौन सी जनजातियों के लिए फेमस है? मुरिया और गौंड। लड़कों को क्या कहेंगे? लड़कियों को? ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ गया? अब जो इसमें नृत्य और पर्व मैंने बताए थे, उनको थोड़ा इन दोनों जनजातियों का पढ़ के आना, थोड़ा टिपिकल है वो, तो थोड़ा घर से पढ़ोगे तो उनको और क्लियर हो जाएंगे वो।